लाइट ऑन करना है। चलिए शुरू करें। ठीक, तो टारगेट है 6 सवाल। पिछले अगर 10 साल का एवरेज लिया जाए तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 सवाल ऑप्टिक्स से हर साल पूछे जाते हैं, और 6 सवाल ऐसे हैं जो बहुत तरीके से अगर मैनेज किए जाएं तो आप सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक चीजों को देखिएगा। अभी ये 2 जो लेक्चर हैं पहले, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब सिर्फ इसमें अपन छोटी छोटी बातें सीखेंगे जो 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। लिखिए लेक्चर नंबर 1। ऑफिशियल लगभग 28 लेक्चर उपलब्ध हैं। कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर पहले ही इसको खत्म कर लें, क्योंकि समय क्रूशियल है और बिल्कुल टाइम पे चलना है। 2 लेक्चर पहले ही खत्म करेंगे, और मॉड्यूल, रेस, एनसीईआरटी सब तैयार रखिएगा साथ साथ ही। होमवर्क करना है 12 दिन। आज है लेक्चर 1, होमवर्क दूंगा पहला वेडनेसडे को, ठीक है। चलो लिखते जाएं। तो रिफ्रैक्शन क्या है, ये हम 10th क्लास से पढ़ चुके हैं, सुनते जाइए। जब लाइट बहुत बढ़िया, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो हम 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, और आज भी बिल्कुल बढ़िया काम करती है। मीडियम 1 से आ रही थी। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो इसका ओरिजिनल पाथ था, परंतु ड्यू टू चेंज इन मीडियम, भाई म्यूट कर दे, ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई, डेविएट। बताइए 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसकी भी जानकारी अगले आधे घंटे में आ जाएगी। और आपको पता है 10वीं क्लास में, हाँ सर, रेयर से डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स, और डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे। बहुत छोटी छोटी बातों पे काम करिए ताकि सारे फंडामेंटल समझ में आ जाए। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये अपने पाथ से डेविएट हो गई। ये देखिए, ये एंगल कहलाता है बच्चों आई। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सारे एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से। ये रे कहलाती है इंसिडेंट रे, ये रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे, और ये इसका जो डॉटेड है ये इसका है ओरिजिनल पाथ। डायग्राम बनाना चालू करिए। आज का पूरा लेक्चर क्लास 10th है। आप ये मान के चलिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं पता, पर सुनना सारा है। ऐसा नहीं है कि कोई बात उड़ा दें, सब सिस्टमैटिक सुनिए। बनाते चलिए। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एंड ड्यू टू चेंज इन मीडियम ये अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और लाइट के इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन।
दो तरीके उपलब्ध हैं, नॉर्मल की तरफ भी आ सकती है, नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। धीरे धीरे आधे घंटे में कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाएंगे, कब नॉर्मल की तरफ आती है और क्यों आती है, इंपॉर्टेंट क्यों भी डिस्कस करेंगे। 10th में लिखा हुआ है वो तो रेयर से डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। आज क्यों पर भी बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहला छोटा कॉन्सेप्ट, सारी बातें को लिखिए। पूरे सारे एंगल अगले 25 दिन किससे नापे जाएंगे, नॉर्मल से। तो पहला छोटा पॉइंट, all angles are always measured with normal, लिखते चलिए। आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। पहला वही जो आपने काफी समय से सुना हुआ है, 5 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लिखिए, पहला लॉ लिखें, इंसिडेंट रे refracted ray and normal all lie in the same plane। दूसरा आइए, सेकंड, स्नेल्स लॉ। अब ये समझने का है स्नेल्स लॉ। अब 10th क्लास में जो पढ़ा हुआ है पहले तो उसको लिख के काट लें, म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर, ये कहीं नहीं लगाना। अगर दिमाग में है तो धीरे धीरे इसको साफ करें। म्यू बराबर साइन ए बाई साइन आर स्नेल लॉ नहीं होता। क्या होता है उसको समझिए। स्नेल लॉ के अनुसार द प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड साइन ऑफ एंगल, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये है बच्चों स्नेल्स लॉ। ये लिख के जरूर काटे, ये 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है, पर ये केवल स्पेशल केस है। ये बेहतर है जो अगले आपके पूरे 10 दिन रिफ्रैक्शन जब तक चलेगा तब तक साथ रहेगा। पहले दिन से इसको बढ़िया लगाएं। प्रोडक्ट किस किस का, म्यू का और साइन का, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। 3 जगह लगा के दिखा रहा हूं पहली बार में, देखें कैसे लगाते हैं और बड़े खुश मन से समझें। सिर्फ ऑप्टिक्स का फोबिया है, अगर आप 7-8 दिन मेहनत करके देखेंगे ना, आपको खुद को लगेगा अरे सर मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं, मॉड्यूल भी बन रहा है, एनसीईआरटी समझ में आ रही है। बहुत सिस्टमेटिक चैप्टर है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई फेलियर नहीं है, बेसिक बेसिक फंडे हैं। और ऐसे फंडे जो आपने 10th क्लास में सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए यहां म्यू1 माना और यहां म्यू2, तो लॉ क्या कहता है, देखिए कैसे लगाना है। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू ऊपर का एंगल साइन आई, दिस शुड बी इक्वल टू नीचे का म्यू, म्यू2, नीचे का एंगल साइन। लिखना चालू करिए, दरवाजा खोल दे भाई। वो बार बार ऑन ऑफ हो रही ना, इसलिए एसी की कूलिंग हो नहीं पा रही। अभी वापस हो जाएगा। पिछला गेट भी खोल दो। अभी वो स्टेबल हो नहीं पाए ना, 3-4 बार कट ऑफ ऑन ऑफ हो गया इसलिए। अभी 10 मिनट वापस सही हो जाएगा।
तीन डायग्राम और बनाइए जो मैं बना रहा हूं। तीन डायग्राम और बना ले। स्नेल लॉ पे परफेक्शन लाते हैं। भाई कोई भी एक छोटी सी बात सीखी ना, पहले उसको बढ़िया कर लो। अब जैसे स्नेल लॉ सुना, नई चीज, अब स्नेल लॉ को लगाना सीख लो। टारगेट एक ही रखना है, सर वो ऑप्टिक्स के 6 सवाल बनने हैं, उसके लिए जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए। टारगेट 6 सवाल है, 6 सवाल बहुत होते हैं, 24 क्वेश्चन, 24 नंबर, बढ़िया तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। तीनों डायग्राम बना ले, कोशिश करें एरो जरूर बनाएं, एरो मिस नहीं होना चाहिए पूरी रे ऑप्टिक्स में। एरो जरूर बनाएं ताकि पता चलता है एनर्जी कहां से कहां ट्रेवल कर रही है। एमआई वाले एक बार चेक कर लो तो भाई। हाँ, नहीं काम करता एमआई। अरे कल के पेपर की बात नहीं करी, कल कैसा फिजिक्स का पेपर था? ठीक था, आसान था। 150 से ज्यादा, बहुत बढ़िया। 180, 180 लिया है, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सेमीकंडक्टर में कोई कह रहा है कि एक क्वेश्चन में गड़बड़ है, शायद मैं देखा नहीं कि एक में वो आगे नॉट गेट और आना चाहिए। ट्रुथ टेबल का एक सवाल था लॉजिक गेट, सेकंड लास्ट। हाँ, उसमें लास्ट वाले जो और है वो नॉर होना चाहिए, ऐसे कुछ ऐसा मैंने सुना था, मैंने चेक नहीं किया टेबल से। हाँ, उसका 0 आ रहा है शायद आंसर। चलो आइए देखें, स्नेल लॉ लगाएं। चलो बातचीत नहीं, वापस पढ़ाई की तरफ आइए, सीरियसनेस बना के रखिए। अपन सीरियस रहेंगे तो टॉपिक अपने साथ रहेगा, अपन उसको ऐसे ही पढ़ेंगे बातचीत करते तो फिर मजा नहीं। आइए देखें स्नेल लॉ कैसे लगाना है। दिमाग में फिट ही अच्छे तरह से करो, दिमाग में ये फिट नहीं करना, ये नहीं रखना, तरीका याद रखना है। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, खत्म। यही तरीका है। जानबूझकर मैंने 3 सिचुएशन बनाई, कारण समझिए, मैं नहीं चाहता आप इसे रट लें, आप इसे रटे नहीं, इसलिए मैंने अलग अलग सिचुएशन बनाई, अलग अलग म्यू, अलग अलग एंगल, टेढ़े मेढ़े म्यू, टेढ़े मेढ़े एंगल, ताकि आप लगाना सीख लें पहली बार में। जैसे इसमें कोशिश करो, ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल 45, नीचे का म्यू √2, नीचे का एंगल sin, खत्म। यहां देखिए, नीचे का म्यू 4/3, नीचे का एंगल अल्फा, ऊपर का म्यू μ0 53। अब किसको याद करोगे? आपको खुद ही लग जाएगा अरे यार ये याद करने का मतलब ही नहीं। इसलिए 3 सिचुएशन डेवलप कर दी ताकि आप पहले दिन से ही इसको रटने का प्रयास ही ना करें, तरीका समझ लें, क्योंकि 10 दिन तक चलेगा ये। रिफ्रैक्शन लेंस में भी है, रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी है, रिफ्रैक्शन प्रिज्म में भी है। तो रिफ्रैक्शन का सबसे बेसिक लॉ है स्नेल्स लॉ। तीनों सिचुएशन बनाएं और अप्लाई करें। बना लें डायग्राम।
क्लियर? सॉल्व नहीं करना, बस लगा के छोड़ दीजिए। तो अभी तक क्या पढ़ा, क्विक रिवाइज कर लें। आज का पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर। सबसे पहले बोलना आना चाहिए 10 मिनट पे, रिफ्रैक्शन क्या है, जब लाइट एनर्जी, अब अच्छे शब्द बोलने। अभी तक क्या बोलते हैं, रे, ये रे कुछ नहीं है, वास्तव में एनर्जी तो है। लाइट क्या है, याद करिए, एनर्जी है, E बराबर एच न्यू, फोटोन से मिलकर बनी है। 10th क्लास में बोलते हैं लाइट रे, लाइट रे, बढ़िया दमदार शब्द बोलो ना। जब एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, इसे ही तो क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। दो लॉ, पहले लॉ बहुत सरल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में ये नहीं रटना, स्नेल्स लॉ में ये नहीं रटना, बिल्कुल बेसिक, प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल, प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी आप देखना 1 घंटे बाद अपन 4-5 सरफेस में एक साथ स्नेल लॉ लगाएंगे, सिर्फ इस बात को पकड़कर कि म्यू इंटू साइन का प्रोडक्ट, म्यू इंटू साइन का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, बोलिए बढ़े आगे। चलो, ये स्नेल्स लॉ का बेसिक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा हो एक नई चीज मैंने काम ले ली, चुपचाप चुपचाप, म्यू। अब इस म्यू पर 20 मिनट बात करो, ये म्यू है क्या भाई, तो लिखो, हेडिंग डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसके बिना तो चैप्टर ही नहीं है, सारा खेल ही यही कर रहा है, म्यू। अब थोड़ा ईएम वेव में ले चलता हूं आपको, चैप्टर पढ़े हुए हैं, बातें आपको बढ़िया लगेंगी, फॉर्मूले ऊट पटांगी लगेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, याद है कितना, 3 × 10⁸, और डरावने वाला फॉर्मूला भी याद हो तो मजा आ जाए, म्यू नॉट एप्सिलॉन। ये वैक्यूम में स्पीड है साहब, 3 × 10⁸। जब आप मीडियम में बात करोगे, थोड़ा बड़ा बनो, दिमाग को ब्रॉड करो और बातों को समझने की इच्छा करो, मीडियम में आओ। सर मीडियम में आएंगे ना आशीष सर, ये नॉट होते हैं वैक्यूम के लिए, मीडियम में आते ही ये हो जाते हैं म्यू और एप्सिलॉन। आर नहीं आता, आर तो बाद में हम लाते हैं, वास्तव में तो ये होता है मीडियम बोले तो म्यू, वैक्यूम बोले तो म्यू नॉट। हाँ, अगर बदलना है तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज म्यू आर, तो म्यू बराबर, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू की जगह म्यू आर म्यू नॉट, एप्सिलॉन की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, C बाय रूट म्यू आर एप्सिलॉन। अब सोच के बताएं, लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, बाकी किसी भी मीडियम में जाओगे तो इस फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लिखना चालू करें पहले, फिर बातों को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। वो चालू हुई, कूलिंग हो गई। अच्छा मन रखिए, पॉजिटिव रखिए और पढ़िए रोज। अब समय भी वैसा ही, अब तो कुछ इधर उधर पास टाइम ही नहीं है। फॉर्म भरिए अच्छे तरीके से, सेंटर्स का बिल्कुल सही सिलेक्शन करिए। अभी सर आएंगे, आपको गाइड करेंगे परिजा सर के फॉर्म में क्या क्या ध्यान रखना है। और वैसे तो आप लोगों को गाइड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं, सबने फॉर्म भरे हुए हैं। भाई एंथ्यूज वाले बच्चों के लिए तो पहली बार होता है, अपन तो सब खेले खिलाए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, तो मैं वापस पढ़ाई की तरफ आता हूं कि वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। जब वो किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, से ग्लास, से वाटर,
से डायमंड, कोई ऑयल, कोई अलग मीडियम, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। ये तो हमें पता है क्योंकि उस फैक्टर से क्या हो रहा है, डिवाइड। पर कम कितनी हुई? हाफ रह गई, 1/3 हो गई, 2/3 हो गई, 3/4 हो गई। तो उसको नापने के लिए एक पैरामीटर बनाया। दैट पैरामीटर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बातों को समझिए। जैसे कोई आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना चाहे तो आपके पास शब्द हो। जैसे कोई एक सरल एग्जांपल बताता हूं जिससे मन खुश होगा आपका। जैसे अपन 12-1 बजे, 1:30 बजे आ रहे थे, तो अपन ने सबने एक बार तो ये बोला ही चलते चलते, गर्मी बहुत है। ये सबने बोला आते हुए, यार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही। क्या से पता चला? हमारी ये जो स्किन है, जो हमारी बॉडी है, वो सेंस कर रही है कि आज गर्मी ज्यादा है। हम डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस को सेंस कर सकते हैं, पर नाप थोड़ी ना सकते हैं। नापने के लिए तो एक पैरामीटर है जिसका नाम क्या है, टेम्परेचर, जो बताता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कितना है। भाई कल आएगा 43.5, 47, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। वो क्या है, एक पैरामीटर है जो बता रहा है कि हाँ सर कितनी गर्मी बढ़ रही है। उसी तरह से फिजिक्स यहां तक सोच पा रही है कि हाँ मीडियम में जाऊंगा, इस फैक्टर से डिवाइड होगा, पक्का पक्का स्पीड कम होगी। अरे पर कम कितनी? 2/3 हो गई, 1/3 हो गई, 1/2 हो गई, 1/5 हो गई, 3/4 हो गई, कितनी कम हो गई? उसको नापने के लिए क्या बनाया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एक बार में बता देगा। कैसे? आपको फॉर्मूला याद है 10th वाला, म्यू बराबर C/V। सी क्या है बच्चों? सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लिखना चालू करिए। तो म्यू क्या है? म्यू एक पैरामीटर है जो तुरंत ये बता देता है कि उस मीडियम में जाने पर स्पीड ऑफ लाइट का क्या हुआ, वो किस फैक्टर से कम हुई। उस फैक्टर को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मजे की बात है, म्यू की ना तो कोई यूनिट होती है, ना कोई डायमेंशन होती है। सिर्फ ये नंबर है, जो नंबर बता रहा है कि आपकी स्पीड के क्या हाल हो गए। तो म्यू का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सारी बातें क्लास 10th है आज, बस उन बातों को और सुपर फाइन कर लीजिए। म्यू म्यू एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड वैक्यूम की तुलना में कितने कितने फैक्टर से कम हो गई है। वो फैक्टर क्या है, म्यू। कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको याद है, आज भी करिए। वाटर 4/3, ग्लास 3/2, वैक्यूम 1। तीन स्टैंडर्ड है। पर ये आज और बेहतर समझें, ये बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक नई टर्म आती है, रिलेटिव। लिखते चलें। ये जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हमें याद है। अब एक शब्द आता है रिलेटिव, जैसे लिखा जाएगा म्यू ग्लास वाटर। ये क्या मतलब भाई? इसे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। जैसे इससे कोई रिलेटेड टर्म बताऊं तो फ्लूइड में चलो, सर ने सिखाई थी रिलेटिव डेंसिटी।
दुनिया के किसी भी मटेरियल की डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में? डेंसिटी ऑफ वाटर। पढ़ा होगा आपने, याद करिए। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी किसके सापेक्ष? किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। याद करिए, बोलते हैं जैसे डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6। 13.6 सिर्फ ये लिखा रहता है, कोई यूनिट नहीं लिखी हुई। वास्तव में ये डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? वाटर के रेस्पेक्ट में। वाटर की कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी। याद करिए। तो उसी तरह से वास्तव में जो 10th क्लास में पढ़ा है ये पूरा नहीं है, ये वाटर की किसके रेस्पेक्ट में पता है? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ग्लास की भी किसके रेस्पेक्ट में है? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। अब और बढ़िया, बोलिए इसको क्या बोलेंगे? कोशिश करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। बोले तो कोशिश करें तो म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू वाटर। तो दो अलग अलग टर्म है, एक है एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव। कल को ऐसा लिखा जाए, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने लिख दिया 1 म्यू 2। बोलो क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? विथ रेस्पेक्ट हमेशा पीछे आता है, विथ रेस्पेक्ट हमेशा पीछे आता है। बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाओगे, अच्छा लगने लगेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 फॉर्मूले में कहां आएगा? वो अपॉन में। लिखने में कहां आएगा? पीछे। हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू पीछे आता है। मैं इसको आपको रिलेटिव में ले चलता हूं। दिमाग खोलो ना, मन बड़ा खुश होता है क्योंकि सब जगह एक जैसा डिनोशन है ना। क्या पढ़ते हैं इसको? बोलो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट हमेशा कहां आता है? पीछे लिखा जाता है। फॉर्मूले में कहां लिखा जाता है? वो अपॉन में। डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सब जगह एक जैसा है, जो दिमाग को रिलैक्स करता है कि हाँ सर, विथ रेस्पेक्ट टू हमेशा कहां लिखा जाएगा? पीछे की तरफ। खत्म हो गया। बोलिए 1 म्यू 2 कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 थोड़ा वॉल्यूम कम कराओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैसे खोलोगे बताओ? म्यू 2 बाय। अब एम्स का एक क्वेश्चन सुनिए, असरसन रीजन का था। क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है क्या? क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है क्या? कोशिश करो, सामने एग्जाम्पल है, चेक कर लो। हवाबाजी काहे को? ग्लास का बोलो, ग्लास का बोलो 3/2। वाटर का बोलो कितना? 9/8। ये तो है 1 से बड़ा। क्या मैं उल्टा लिख सकता हूं क्या? ग्लास म्यू वाटर। सोचिए, क्या ये लिखा जा सकता है क्या? क्या ये लिखा जा सकता है क्या? हाँ, इसको कैसे बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कैसे खोलोगे? म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। वाटर का चिल्लाओ 4/3, ग्लास का 8/9 कितना? 0.88 लेस देन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ भी संभव है, 1 से ज्यादा भी और 1 से, बट एब्सोल्यूट ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा संभव नहीं है। तो दिमाग को बिल्कुल क्लियर कट मैसेज भेजिए, एब्सोल्यूट तो हमेशा 1 से बड़ा होता है, बट रिलेटिव को तो कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। इसलिए दोनों लिखिए, इट मे बी ग्रेटर देन 1, इट मे बी लेस देन 1। पर कौन कौन
रिलेटिव। अच्छा, ये लिख सकते हो क्या? शायद ये समझ आ गई हो। 1 μ2 इज 1/2 μ1। क्या इतनी समझ पैदा हो गई क्या? देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं। ये 9/8 है तो 8/9 आया। तो 1 μ2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 μ1। एक ही तो बात है। करते चलो तो धीरे धीरे सब अपने आप फ्लो में आएगा। 2 दिन 3 दिन लगते हैं चैप्टर के साथ एक बार ट्यून अप होने में। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों देख लीजिए, ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। ग्लास म्यू वाटर कैसे पढ़ेंगे उसको पढ़ना सीखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। हाँ, प्रश्न क्या था रिपीट करता हूं। प्रश्न ये था एम्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन था, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है? आंसर है यस, इट मे बी लेस देन 1, इट मे बी ग्रेटर देन 1। बहुत बढ़िया, लिख लें इस बात को। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मे बी लेस देन 1 और मे बी ग्रेटर देन 1। ठीक है साहब। तो एक फॉर्मूला डेवलप हुआ दिमाग में, म्यू बराबर C/V। एक सरल सी बात भी डेवलप हुई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, क्योंकि आपको इसके साथ 20 दिन चलना है। आपके पास एक सरल शब्द हो, जैसे कोई आपसे पूछे टेम्परेचर क्या होता है, अब आप उसको बोल दो 47 डिग्री है, फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, ले चल दो, मुझे कन्वर्ट करना भी सिखा दूं। उसको पूछा ही नहीं, उसने आपने उसको सारी बात बता दी जितनी आप जानते थे, स्केल से कन्वर्जन, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, केल्विन 273। उसने तो सिर्फ ये पूछा भैया टेम्परेचर क्या होता है। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया जवाब होना चाहिए जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। कितना बढ़िया सवाल है। हम हॉटनेस और कोल्डनेस को सेंस करते हैं, मेजर थोड़ी ना कर पाते हैं। मेजर के लिए तो थर्मामीटर है और जो कि टेम्परेचर नापता है। उसी तरह यहां आप एक बेसिक शब्द बोलिए कि सर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है या वैक्यूम से जब मीडियम में जाती है तो उसकी लाइट की स्पीड कम हो जाती है। किस फैक्टर से कम हो रही है? 2/3 हो रही है, 1/3 हो रही है, हाफ हो रही है, 3/4 हो रही है। वो फैक्टर कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एक पैमाना है, ये एक पैरामीटर है जो इस बात पे चर्चा करता है कि जब स्पीड ऑफ लाइट, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड के साथ क्या छेड़खानी हुई, वो कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ बेसिक बातें, ये कौन है? एब्सोल्यूट। वास्तव में ये भी किसकी तुलना में है? वैक्यूम। ये 10वीं क्लास में नहीं सिखाते, छोटे होते हैं हम, अब थोड़े बड़े हो गए कि सर ये वास्तव में एब्सोल्यूट नहीं है, ये है भी किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के। यहां बताइए, ये अच्छा पढ़िए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। बोलिए क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नया शब्द सुनते हैं इसी में। एक होता है डेंसर और एक होता है रेयर। ये क्या नाटक है उसको भी समझते हैं आज। अब मेरे पास 2 मीडियम है, एक है ग्लिसरीन और एक है साहब ऑयल। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन डेंसर? कौन डेंसर? आंसर है नहीं बता सकते। आंसर है नहीं बता सकते। दूसरा आंसर जो थोड़ा सा सुनने में आया, जिसकी डेंसिटी ज्यादा। इस डेंसर रेयर का आपकी मैकेनिक्स वाली मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो डेंसिटी अलग होती है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इस डेंसिटी का
मास डेंसिटी जो हम नवी 8वीं 11वीं 12वीं में मैकेनिक्स में पढ़ते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ऑप्टिकल डेंसिटी। वो कौन सी डेंसिटी है? मास डेंसिटी। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। एक कंफ्यूजन तो ये हटाइए। दूसरा, कुछ लोग बोल रहे हैं ग्लिसरीन डेंसर है, कुछ बोल रहे हैं ऑयल है। ऐसा भी नहीं है, देखकर कोई नहीं बता सकता। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले आपको लाइट को ग्लिसरीन में ट्रेवल कराना पड़ेगा, वहां उसकी स्पीड मेजर करेंगे, लेट कितनी आई? v1। अब फॉर्मूला लगाएंगे म्यू बराबर c बाय v। वापस लाइट को किस में ट्रेवल कराएंगे? ऑयल में। वहां पर उसकी क्या मेजर करेंगे? स्पीड, वेलोसिटी, और फिर म्यू लगाएंगे c बाय v। अब इन दोनों म्यू को देखेंगे, जिसका म्यू ज्यादा, लेट म्यू1 ज्यादा, तो मैं बोलूंगा आशीष सर ग्लिसरीन क्या है? डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू ऑयल। ये यूनिवर्सल नहीं है क्या आप बस चिल्लाने लग गए कि हाँ सर ग्लिसरीन डेंसर है। गलत है। ग्लिसरीन डेंसर है इस ऑयल के रेस्पेक्ट में। कल को यहां ऑयल की जगह डायमंड आ जाए, इस ऑयल की जगह कोई तीसरा कोई लिक्विड आ जाए, तो यही जो डेंसर है वो क्या बन सकता है? रेरर। तो डेंसर रेरर ये हमेशा क्या होता है? रिलेटिव। जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया है फिजिक्स में, अमीरी, गरीबी, हाइट, ये सब क्या है? ये रिलेटिव टर्म है। ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी सबसे अमीर है। बेकार सेंटेंस है। पिताजी की तनख्वाह, पिताजी की इनकम डिवाइडेड बाय बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग, है ना? आप एक बार डिवाइड करके देखें तो आंसर आएगा 0.0000000000000001। पिताजी डांटे तो एक बार ये डेटा दिखा दो ना पिताजी को। पिताजी आपसे 10-15 दिन बात ही नहीं करेंगे कि पापा किया क्या पापा? अच्छा आपके नहीं, मेरे भी ऐसे नहीं, आप हो जाओ इमोशनल, आप मेरे पापा को कैसे बोल दिया? अपन सबके, है ना? तो ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सबसे अमीर है, आप ऐसा बोल सकते हैं हाँ सर मेरे परिवार में, मेरे दादाजी के जितने बच्चे हैं, चाचा ताऊ, दादाजी के भाई हैं, उन सब में मेरे पिताजी की वेल्थ सबसे ज्यादा है। उन सब में क्या टर्म आ गया? रिलेटिव। रिलेटिव। उसी तरह से ऐसा नहीं बोल सकते डेंसर है। अच्छा शब्द बोलो पहले दिन से ही। ग्लिसरीन डेंसर है किसके रेस्पेक्ट में? वापस सुनते हैं क्या तरीका होता है वास्तव में साइंटिफिक में। ग्लिसरीन में आपने स्पीड, पहले लाइट को ट्रेवल कराया, स्पीड कितनी मेजर करी? v1। म्यू निकाला, म्यू बराबर c बाय v। ये म्यू1 निकाला, यहां म्यू2 निकाला। अब म्यू1 म्यू2 को क्या किया? कंपेयर। जिसका म्यू ज्यादा वो कौन? डेंसर। और मजे की बात जरा सोचो, म्यू बराबर c बाय v, आंखें खोलना, जिसका म्यू ज्यादा उसका v कम। अब आप अच्छे शब्दों में बोल सकते हो सर कुछ मत करिए, ग्लिसरीन और ऑयल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जहां स्पीड ऑफ लाइट कम आएगी, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जहां स्पीड ऑफ लाइट कम आएगी, जहां स्पीड ऑफ लाइट कम आएगी वो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा, और बेहतर ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो डेंसर होगा, डेंसर होगा, आपके मन में वो डेंसिटी चल रही है, दिमाग में दो पार्टीशन कर दीजिए। हमने आज तक जो डेंसिटी पढ़ी थी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, बच्चों वो मास डेंसिटी था। कॉपर और लोहे की डेंसिटी, कॉपर और किसी मटेरियल की डेंसिटी, वो कौन है? मास डेंसिटी। ये कौन सी डेंसिटी है? ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका दूर दूर तक मास डेंसिटी से कोई संबंध नहीं है। ये सीधा संबंध किससे रखता है? म्यू से। ये सीधा संबंध रखता है स्पीड ऑफ लाइट से। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, वो मीडियम ऑप्टिकली क्या कहलाएगा? डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। बोलो क्लियर है क्या? तो एक बार ये सेटअप लिख लो, जिससे आपको डेंसिटी, डेंसर, इसकी क्लियरिटी आएगी। और लिख लेना ऑप्टिकल डेंसिटी का मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है।
हर बात नोट करो, समझो। फंडामेंटल समझ में आएंगे ना तो क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। 3 दिन बाद दूंगा 30 सवाल एक साथ और करके आइएगा। और बिल्कुल मॉड्यूल रेस को साथ लेके चलेंगे, कुछ भी मत छोड़ना। लिखते चलो, एक बार और बोलता हूं। प्रश्न ये था, ग्लिसरीन और ऑयल में कौन डेंसर है? तो पहला एक प्रश्न आ गया, अरे सर डेंसिटी चेक कर लेंगे, उस बात को हटाइए। डेंसिटी जो हम पढ़ते हैं जिसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जिसे मास डेंसिटी कहते हैं, उसका इस डेंसर रेयर से कोई संबंध नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा, तो सर फिर कैसे चेक करेंगे? हमने तो बचपन में पढ़ा था ग्लास डेंसर है, आपने अधूरा पढ़ा। ग्लास डेंसर है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वही ग्लास रेयर भी बन सकता है विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, विथ रेस्पेक्ट टू कुछ और अदर लिक्विड। तो अच्छा बोलिए, ग्लास डेंसर है, ये अधूरा शब्द है, छोटे बच्चों के लिए सही है क्योंकि वो हमेशा एयर से ट्रेवल करते हैं, एयर से ग्लास, एयर से ग्लास, एयर से वाटर। अब आप अच्छा शब्द बोलें, डेंसर, रेयर, अमीरी, गरीबी, ये सब रिलेटिव टर्म है। ग्लिसरीन अगर डेंसर है विथ रेस्पेक्ट टू ऑयल। चेक करने का तरीका क्या होता है? दोनों लिक्विड्स में, दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मेजर करिए, स्पीड ऑफ लाइट मेजर करिए, जहां v कम वहां म्यू ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर। बोलिए, बढ़े आगे। तो इसका कंक्लूजन क्या आ गया? डेंसर। डेंसर का मतलब दिमाग में क्या चलना चाहिए? तेज तेज, म्यू ज्यादा, और क्या तेज चलना चाहिए? स्पीड कम। खत्म। ये मेरी आपसे टारगेट था कि 10 मिनट में मैं आपको ये समझा दूं कि अगर कोई मीडियम डेंसर है तो दिमाग इतना तेज सोच पाए, डेंसर म्यू ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या होगी? कम होगी। और इस डेंसर का मास डेंसिटी, जिसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, हैव नो रिलेशन। बोलिए, डन है? चलो आगे बढ़ते, नीचे लिखें। आज क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ाई नहीं रहा आज, पढ़ाई नहीं रहा आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये चीजें अपने साथ पूरे चैप्टर में चिपक के चलेंगी, तो अपने पास इनके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो मन में कि डेंसर कौन, रेयर कौन, म्यू क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वैक्यूम क्या होता है, वो चीजें समझा रहे हैं। आगे लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट। अब एक 10वीं वाले पॉइंट पर अटैक करते हैं, जो स्कूल में रटवाया था, ट्यूशन गए, फीस दी, वहां भी रटवा दिया, फीस देने के बाद भी, उसको क्लियर करते हैं। लिखिए, when light travels from a rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. अब ये बिल्कुल सही बात है। अब इसका कारण जानते हैं, आपका मन खुश होगा कि सर कारण बड़ा इजी है। आओ देखो, आराम से हर छोटी से छोटी बात समझिए, ऐसा नहीं है पढ़ा हुआ ये तो आता ही होगा, कुछ नहीं, सब सीखो। हम जा रहे हैं रेयर से डेंसर, लेट μ1 μ2। अब बताइए, समझ पिछले 15 मिनट की, ये डेंसर है, क्या μ2 ज्यादा लिख सकता हूं?
क्या इतनी समझ आ गई अपने पास? अगर ये डेंसर है तो मैं चुपचाप लिख दूं, इसका म्यू क्या होगा? ज्यादा। बताइए कहां जा रहे हैं रेडर से डेंसर। फिर समझिए रिफ्रैक्शन क्या है, 10 बार बोलिए। जब लाइट एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। लाइट के इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये इसका ओरिजिनल पाथ। अब बताइए दो ही तो ऑप्शन है, या तो टूवर्ड्स आएगी या अवे जाएगी। सोचिए, ये आ रही है टूवर्ड्स, ये है आर, ये है आई। कहां से कहां जा रही है? रेडर से डेंसर। और हमने ये 10th में रटा हुआ है, रेडर से डेंसर में इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। आज इसका कारण जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए 1 मिनट में कारण आ जाएगा, मन भी खुश हो जाएगा। लगाइए स्नेल्स लॉ, लगाइए। तरीका वही स्नेल्स का, बिल्कुल तरीका स्टैंडर्ड। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, बोलिए म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। अब मजा आ जाएगा। म्यू2 ज्यादा है, म्यू2 ज्यादा है, आर को कम होना ही पड़ेगा। सर ये बात ऊपर से निकल गई सर, आ जाओ मैं सिखा देता हूं। क्यों निकलने देंगे ऊपर से, देख लो। सब समझा जा सकता है अगर मन में इच्छा हो ना कि नहीं सर हर बात समझनी है, ऑप्टिक शानदार करनी है, तो शानदार ही हो जाएगी। पर पहला ऐसा अंदर से विश्वास तो लाओ कि नहीं सर समझना है। अब देखो ये टर्म कितना मस्त है, 24 24 24 24। पर ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल में कितनी खूबसूरती है। 3 से 4 बढ़ रहा है, 4 से 12 बढ़ रहा है, 12 से 24 बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट सेकंड फैक्टर? वो कम हो रहा है। 8 से 6, 6 से 2, 2 से, अगर एक नंबर बढ़ेगा तो दूसरा नंबर देख लो। आपकी इच्छा हो तेरा मेरा कुछ भी लिखो। अगर आपने एक क्वांटिटी बढ़ा दी इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रोडक्ट कांस्टेंट, दूसरे को तो लाला कम होना ही पड़ेगा। लगा ये वाली मैथ्स यहां। म्यू2 ज्यादा है, म्यू2 ज्यादा है तो आर को, और आर को कम होने के लिए बताओ पास आए या दूर जाए? एक बार दूर जाके बनाओ तो सही। दिक्कत क्या है? विज्ञान आर्ग्यूमेंट से आता है, ऐसा नहीं ये होता है। लो सर मैंने ये कर दिया। इसमें खुद देखिए क्या हो गया, आर ज्यादा, जबकि फिजिक्स क्या कह रही है? म्यू2 अगर बढ़ा है तो आर कम होगा। कम होने का क्या ऑप्शन है? पास आएगी या दूर जाएगी? पास आएगी, जिसे बोलते हैं अच्छे शब्दों में इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। एक बार अवे ले जाके देखो तो सही, जैसे देखोगे आंखें खुल जाएंगी। इसमें तो आर बढ़ गया, जबकि फिजिक्स कह रही है अगर म्यू2 बढ़ेगा तो आर कम होगा। आई से कम होना चाहिए, आई से कम तभी हो सकता है जो वो कहां आएगा? पास। क्या ये बात क्लियर है? लिख लीजिए, उल्टा मत लिखिए, डेंसर से रेयर एक तरफ का लिखिए बस। उल्टा तो अपने आप ही ट्रू होगा, जब डेंसर से रेयर जाओगे तो अवे आओगे। दोनों लिखने में कंफ्यूजन होता है। एक लिखिए, एक को सॉलिड समझिए, दूसरा एग्जाम में खुद याद आएगा। तो रेयर से डेंसर जाने पर पहले सोचो क्या हुआ। रेयर से डेंसर जाने पर आशीष सर म्यू बढ़ गया, म्यू बढ़ गया। अगर म्यू बढ़ेगा तो आर कम होगा। ये कम होने के क्या मतलब है? आपके पास दो ही तो ऑप्शन थे, या तो पास आओगे या दूर जाओगे। दूर चले गए तो आर बढ़ जाता, जबकि आर को क्या करना था? कम होना चाहिए था। खत्म। तो स्नेल्स लॉ की प्रॉपर्टी है, कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप रट रहे हो कि रेयर से डेंसर। कितना लॉजिकल है, रेयर से डेंसर जाने पर लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। बोलिए बढ़े आगे। यहीं एक बच्चों और बात पूछी जाती है, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? डेल्टा, हिंदी में बोलते हैं इसे विचलन।
हम आपको यही तो समझा रहे हैं पिछले 2 साल से, बार बार शब्दों में बोलते हैं, आप अपनी पढ़ाई से डेविएट मत हो। व्हाट इज डेविएशन? जो आपका गोल है, जो आपका नीट है, मेडिकल कॉलेज है, जो आपका एम्स का कॉलेज है, वो मेरा गोल है, वो मेरा रास्ता है जहां मुझे पहुंचना है, वो मंजिल है। उससे हम इधर उधर क्या हो रहे हैं? डेविएट। डेविएट मतलब गप्पे, मोबाइल, साइबर कैफे, मूवीज, ये सब क्या है? ये डेविएट तो कर रहे हैं आपको। आओ देखो, सेम वही कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है। ये है बच्चों ओरिजिनल पाथ। इससे लाइट क्या हो गई? डेविएट, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। लॉजिकल है, बातें दिखती हैं, समझ में आती हैं, फील होती हैं। लाइट अपने गोल से, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। निकाल सकते हो कितना है? ज्योमेट्री से देखो, सिखाता हूं। डेल्टा होगा I माइनस R। सीखते हैं, जबरदस्ती हाँ क्यों बने, मैथ सीख लेते हैं। ज्योमेट्री में काम आएगी 9th-10th की। इसलिए रे ऑप्टिक्स का अगर आप बुक्स में नाम देखें, SC वर्मा देखें, तो उन्होंने लिखा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। IIT की बुक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, रे ऑप्टिक्स का नाम। कारण यही है, आप खुद देखना 3-4 दिन में, बेसिक ज्योमेट्री बहुत काम आती है। अब देखो क्या आ रही है, कोई हाई फाई नहीं, बेसिक। जैसे पहले मैं आपको समझाता हूं, ये 2 लाइंस हैं, ये वाले एंगल ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वही 2 लाइंस होनी चाहिए और आमने सामने के एंगल होने चाहिए। आओ लगा लो, समझो। हाँ भाई, ये लाइट आई, बताइए एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बढ़िया, देखिए मैथ्स की कोई बात छूटनी नहीं चाहिए, मजा तब है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या ये सीधी जाती? बता, ये आई है तो ये आई होगा क्या? पूछ कैसे? आमने सामने के एंगल, वही 2 लाइन होनी चाहिए, वही 2 लाइनें देख लो ना। वही नॉर्मल, हाँ सर, वही लाइट, हाँ सर, आमने सामने के एंगल ये हैं। इसे कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हुआ क्या? क्या लाइट यहां गई क्या? ना सर, यहां कहां गई, वो तो सर अंदर बेंड हो गई। ओके, ये कौन? आर। ये कौन? डेल्टा। अब ध्यान से देख, डायग्राम तूने बढ़िया बनाया, तो बता, आर प्लस डेल्टा बराबर आई। देख लो, आर प्लस डेल्टा बराबर आई। देन व्हाट इज डेल्टा? तो क्यों रटे, जब हर बात देखी जा सकती है, डायग्राम से समझी जा सकती है। कितना मस्त है सर, आर और डेल्टा मिलकर क्या बना रहे हैं? आई। एंड डेल्टा इज आई माइनस। लिख लो, क्वेश्चन आया हुआ इस पे 2010 में, एंगल ऑफ डेविएशन। लिख ले, डायग्राम बना लें, ये वर्टिकल अपोजिट लिख लें। पुराना आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं है, सब सीखो। जितनी 9th-10th की ज्योमेट्री चाहिए सब सीखो। एरो जरूर बनाओ, सब बच्चे ध्यान रखो, बगैर एरो काम नहीं। लाइट है, एनर्जी है, एरो जरूर, ताकि पता चले एनर्जी कहां से कहां जा रही है। लाइट मत बोलो, एनर्जी इसलिए आदत डलवा रहा हूं, कल जब मैं अपरेंट डेप्थ वाले सवाल कराऊंगा, चिड़िया मछली वाले सवाल कराऊंगा, तो उसमें ये शब्द बड़ा काम आएगा। शब्द का ही खेल है, एनर्जी। आप लाइट, ऑब्जेक्ट, इमेज बोलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। मैं बोलूंगा केवल एनर्जी, और आप देखना एनर्जी से सवाल इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले दिन से आदत डालें, एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है रे। बोलिए, बढ़े आगे। ठीक है, अब 1-2 सवाल करिए न्यूमेरिकल, 1 घंटे में पढ़ा है उसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। लिखें,
अच्छा, एक और नई आदत डालना आज से, लास्ट यूनिट है, जो भी सवाल दूं अटेम्प्ट जरूर करना, आदत डालना कि अगले 25 दिन सर ये बिल्कुल अपने आप से प्रॉमिस है, आप जो भी सवाल दोगे लेंस का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, इंटरफेरेंस का, डिफ्रैक्शन का, हर सवाल एक बार खुद से अटेम्प्ट। देखिए कुछ एफर्ट लगाओगे तब आपका ऑप्टिक्स में परफेक्ट लेवल पे ले जा पाऊंगा। आप एफर्ट ही नहीं लगाओगे, घर पे नहीं पढ़ोगे, मॉड्यूल नहीं करोगे, तो फिर वो अपन जो परफेक्शन लेवल चाह रहे हैं ना उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। परफेक्शन में हम दोनों की मेहनत चाहिए, दोनों मेहनत करेंगे तब उसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। तो ये पहला छोटा स्टेप है, हर प्रश्न को जो सर देंगे क्लास में उसको मैं एक बार टूटा फूटा काटा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी एक बार जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप उठाइए सफलता के लिए। पहला प्रश्न, a light ray travels from air to medium and incident at an angle of 60 degree। बार बार वही बात, सारे एंगल कुछ नहीं दे रखे हो तो बाय डिफॉल्ट, जिसे बोलते हैं ना डिफॉल्ट सेटिंग, नहीं आता फैक्ट्री सेटिंग, तो बाय डिफॉल्ट सारे एंगल किससे नापे जाएंगे, नॉर्मल से 60 डिग्री, फुल स्टॉप। इफ द रिफ्लेक्टेड बोल रहा हूं, REFL, रिफ्लेक्टेड रे and refracted ray, REFR, refracted ray are mutually perpendicular, then find out the refractive index of the medium। अटेम्प्ट करिए। √3 2 बार आया है पेपर में, केवल और केवल 10वीं क्लास से सॉल्व हो जाएगा। मजे की बात ये है
मैंने आपको कहा ना आज केवल 10वीं क्लास पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नया नहीं। पैसा 12वीं का लिया है वो अलग बात है। हाँ चलो देखो, और बड़ा सेंसिबल काम करो। जब आपको लग गया एयर से मीडियम में जा रहे हो तो नॉर्मल की तरफ बनाओ, आंख बंद करके काम मत करो। जब पढ़ रहे हो, क्लास में आ गए हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो दिमाग को एक्टिव रखो, कुछ भी मत बनाओ। जब उसने बोल दिया एयर से मीडियम में जा रहे हो, इसका मतलब रेयर से डेंसर में जा रहे हो, तो कहां लाइट लाओ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा काम करो। ये 60, ये इंसिडेंट, क्योंकि पता है 40-50 सवाल अच्छे कर लोगे ना तो दिमाग में क्या एक फ्लो आ जाएगा बढ़िया। ये रिफ्रैक्टेड रे, पहले सवाल में घास काटना लग जाओगे, बाद में 15 तक तो वैसे ही मजा आ जाएगा। इसलिए बढ़िया काम करें। इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड। मैं रिफ्लेक्टेड के बारे में नहीं सोचता, पर इसने खुद ने बोला सोचो कि रिफ्लेक्टेड रे भी है, क्योंकि जो एनर्जी आती है प्रैक्टिकली वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट थोड़ी ना होती है। कुछ बाउंस बैक हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ आर पार हो जाती है। बाउंस बैक एक सरल शब्द है जिसका फिजिक्स में शब्द है रिफ्लेक्शन। आर पार एक सरल शब्द है जिसका फिजिक्स में शब्द है रिफ्रैक्शन। और एब्जॉर्ब वो तो एब्जॉर्प्शन है। सही बात। बताइए, अब मैं यहां रिफ्लेक्टेड रे भी बनाऊंगा, हर डायग्राम में नहीं बनाऊंगा, इसने बोला है इसलिए सोच रहा हूं। प्रश्न के अनुसार ये 90 गिवन है। ये जितनी बातें डायग्राम सवाल में थी वो सब मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दी। बोलिए, अब फंडे लगाइए, कितने फंडे लगेंगे? 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे, 3। इसलिए सवाल 2 बार रिपीट हुआ है। 3, पहला सुनते जाओ लाल पेन से। पहला, ये 60 तो ये 60, पहला कॉन्सेप्ट। ये है 10वीं क्लास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 60 पे आएगी, 60 पे जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम, वो मजेदार, ये पूरा एंगल 180, 10वीं क्लास, ये नॉर्मल है। ये पूरा एंगल, एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180। कौन कौन से बन रहे हैं, यहां से शुरू हो जाओ, 60, 90 और आर। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? 60, 90, आर, ये पूरा एंगल, ये 180। तो आर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 150, आर 30। ये दूसरा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा लगेगा स्नेल्स लॉ। फिर बोल रहा हूं, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला मत याद करो, पहले दिन से ही जैसा मैं चाहता हूं वैसा लगाओ। कैसा? ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी अंदाज में बोलते हुए लगाओ, कभी परेशान नहीं होगे। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। साइन 60 √3/2, साइन 30 खत्म। 3 कॉन्सेप्ट। पहला 10वीं क्लास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180। और तीसरा, स्नेल्स। 3 बातें आएंगी तब ये प्रश्न हिट होगा। अगला, क्वेश्चन नंबर 2। A light ray travels from denser medium, ब्रैकेट में लिखे हैं म्यू, ब्रैकेट बंद,
इसका मतलब समझ गए, उस डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, ब्रैकेट 1। 2, रेरर मीडियम, ब्रैकेट में लिखिए म्यू बराबर 1, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, if angle of incidence is half of the angle of refraction, angle of incidence is half of the angle of refraction। डायग्राम अच्छे से बनाना, वो डेंसर से रेरर जा रहा है तो ऊपर डेंसर बनाना, नीचे रेरर, और कहां मोड़ना उसको, अवे, बिल्कुल अलर्ट होकर मन के साथ, तो सब प्रश्न हल होंगे। हाफ ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन कैलकुलेट। पहला पार्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। दूसरा पार्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। करो, काटा कूटा सब अलाउड है। पहला पार्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा पार्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। करो, बस क्वेश्चंस की उसमें फ्लो में आओ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक बार चैप्टर ग्रिप में आ जाए कि हाँ सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, सर मैं कर लूंगा, तब मजा आने लग जाएगा आपको। आसान है, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे अच्छा ये तैयार करवा दूंगा मैं आपको, बस घर पर रोज इसका सिस्टमेटिक होमवर्क करना है। और 6 सवाल बहुत होते हैं भाई, 6 सवाल के लिए मेहनत भी चाहिए। चलो, डेंसर से रेरर, काम बढ़िया, डेंसर म्यू, रेरर 1, ये आई, ये आर, बाकायदा तीर के निशान, एनर्जी कैसे जा रही है, तीर का निशान, काम A1। जितना डेडिकेशन लगाओगे उतना सब्जेक्ट अच्छा होगा। फिर क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये गिवन है। अब सर एक ही तो बात पढ़ाई है सर आपने आज, स्नेल्स लॉ, वो ही लगेगा, उसके अलावा कुछ लग नहीं सकता। लगा, और स्नेल्स लॉ का भी स्टाइल सिखा दिया, उसी तरीके से लगाना। बोलो, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। अब यहां 2 वेरिएबल हैं, आई और आर, तो किसी एक को तो हटाना ही पड़ेगा, तो आर को हटा दो। बोलो, आर की जगह क्या रख दोगे, 2i। मान लो मुझे आई पूछा है, वैसे तो मैंने दोनों पूछे हैं, अगर मान लो पेपर में आर आई पूछा है तो आर को हटाना पड़ेगा ना। छोटी छोटी बातें सीखो ना, जैसे आप सभी अलग अलग 10th की स्कूल में पढ़े हो, सब अलग अलग शहर से आए हो। अब मैं एक अगली टर्म बोलूंगा, आप देखना, आप सब हाँ मिलाओगे, देखना क्या टर्म है। जैसे ये एक्सप्रेशन है और इसमें एक्स फाइंड करना है, सब अलग अलग मैथ्स के टीचर से पढ़े हो, किसी को नहीं जानता मैं, पर सबका एक सेंटेंस आपको याद आ रहा होगा। एक्स फाइंड करना है, पहले सारे एक्स एक तरफ लाओ। देखो सबने अलग अलग ट्यूशन करी है, पर पूरे भारत में एक सेंटेंस ही चलता है, एक्स फाइंड करना है, पहले सारे एक्स एक तरफ लाओ, एक तरफ लाओ। यही तो तरीका है कि एक्स फाइंड करना है तो पहले एक्स सब ट्रांसफर करके एक तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये बातें लाओ ना दिमाग में कि सर देखो 2 चीजें हैं, अब किसको हटाऊं। मान लो मुझे आई पूछा है
तो पूरा एक्सप्रेशन आई में दिखना चाहिए लाला, तो आर को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। इतनी फंडामेंटल बातें सीखो। हवा में क्यों, आर हटाना है, आर की जगह कितना 2i रख दो, आर की जगह 2i। अब बोलो म्यू साइन आई, अब ये कटेगा नहीं साइन से साइन, ये साइन 2i है, मैथ्स लगानी पड़ेगी। 2 साइन आई कॉस आई, यहां स्टार लगाइए ताकि ध्यान दे सकें। यहां साइन 2i का फॉर्मूला लिखा है, इसके बगैर प्रश्न हल नहीं होगा। साइन 2i का फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। 2 साइन आई कॉस आई, स्टार लगा के तीर का निशान लगाइए ताकि बाद में यहां ध्यान जा सके। साइन से साइन, 2 को नीचे ले जाओ, आई कॉस इनवर्स म्यू बाय 2। खत्म। सरल है, स्नेल्स लॉ लगाना है शुद्ध रूप से। एक बात और लग गई, केवल स्नेल्स लॉ पे तो सवाल कैसा आएगा, थोड़ी सी बात और ऐड करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री लग गई, साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई। गलत सलत सब चलेगा, अटेम्प्ट जरूरी है। अटेम्प्ट करोगे तभी तो अंदर की जो गलतियां हैं वो बाहर निकलेंगी। सिर्फ सॉल्यूशन छाप लोगे तो मन में जो बातें चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी। जब उसको एक बार लिखकर कॉपी में लाओगे तब गलती पता चलेगी, उसको काटोगे तभी तो वो रास्ता बंद होगा। सीखो ना बात को, इसलिए अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने से जो अंदर के मिसकंसेप्शन है वो निकलकर कॉपी में दिखने लग जाते हैं। फोटो बनाओ, एरो सही बनाओ, एनर्जी कहां से कहां जा रही है, कॉन्सेप्ट लगाओ, डेंसर से रेरर जा रही है तो नॉर्मल से अवे। आंख बंद करके सोचो, रेरर में चले गए, रेरर का म्यू कम तो आर ज्यादा, प्रोडक्ट होता है ना, म्यू कम आर ज्यादा, खत्म। तीसरा प्रश्न लिखो। इन द गिवन सिचुएशन तीसरा लिखो। इन द गिवन सिचुएशन फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in medium having refractive index म्यू बराबर √2। डायग्राम बना लो। सारी सरफेसेस पैरेलल, हाँ जी कितना 30। चलो
पहले तो बताता हूं 10वीं क्लास की स्टाइल से कि वास्तव में क्या हो रहा है, और फिर डायरेक्ट एक स्टेप का जुगाड़। देखो, पहले तरीका, जैसे फिजिक्स चल रही है वैसे ही बहते जाओ, अपने आप मजा आता जाएगा। सर यहां इस बाउंड्री पर मीडियम चेंज हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट होगी, लेट ये आर। अच्छे शब्द बोलो, स्नेल्स लॉ कहां लगता है? स्नेल्स लॉ बाउंड्री पे लगाया जाता है। कहां लगता है? बाउंड्री पर। ये मैंने पॉइंट 1 माना, यहां स्नेल्स लॉ लगाओ, इससे ऊपर और इससे नीचे। कोशिश करो, बोलो। ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल 45, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। बोलो, सही है क्या? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर सर यहां फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, लाला नॉर्मल खींच। अब थोड़ी सी मैस लगा, ये आर तो ये भी आर, कारण ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। फिर आशीष सर यहां मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से यहां लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। हाँ ठीक है, दूर जाएगी पास जाएगी नहीं सोच पा रहे, छोड़ दे, सिर्फ बेंड कर दीजिए। नया एंगल मान लीजिए आर नॉट। फिर बढ़िया बढ़िया मार्क करिए, यहां .2, इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाइए। अच्छे शब्द बोले, पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाइए। ऊपर नीचे, चिल्लाओ, ऊपर का √3, ऊपर का एंगल आर, नीचे का √2। सीख जाओगे 3-4 दिन में बातें कि हाँ सर पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाया जाता है, ऊपर की कंडीशन नीचे की कंडीशन। बोलिए, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ये और ये दोनों में सेम है, तो दोनों के रिमेनिंग साइड्स बराबर कर दो। sin 45 1/√2, √2 को नीचे भेज दो। ये तो है 10वीं स्टाइल। ये है 10वीं स्टाइल। दो जगह स्नेल लॉ लगाया, कंपेयर करा, आंसर आ गया। अब स्नेल लॉ की ताकत देखो, स्नेल लॉ की ताकत क्या है? नई फोटो बनाओ। अब सर मुझे किसमें चाहिए? डायरेक्ट उसमें टैग करो। सर √2 में चाहिए, लेट यहां एंगल आर नॉट। डायरेक्ट डायरेक्ट लॉ लगाइए, किस किस में? पहले में और तीसरे में। क्यों? लॉ क्या था? प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू साइन आई सदैव कांस्टेंट रहेगा, ये लॉ था। अब लगा दीजिए। सर किस में लगाना चाहते हो? इसमें, इसका म्यू 1, उसका एंगल 45। ओके सर। सर किस में जंप लगाई? डायरेक्ट √2 में जंप लगाई, √2, वहां का एंगल आर नॉट, कुछ भी मान लो। ये दूसरा मेथड, दोनों लिख लो, बढ़िया। धीरे धीरे मेथड 2 समझने लग जाओगे, मेथड 2 से प्यार हो जाएगा। डायरेक्ट जंप लगाओ पहले से तीसरे में, और स्नेल लॉ बोलो, यही तो स्नेल लॉ है। प्रोडक्ट किस किस का? म्यू का और साइन का, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। बढ़ो आगे, लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। अब जैसे लाइट आ रही है, कहीं से तो आ रही होगी, सन से आ रही होगी, या मान लो एक बल्ब लगा दिया आपने, बल्ब से आ रही है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जैसे मीडियम चेंज होगा उसका पाथ चेंज हो जाएगा।
अब क्या खास बात है, बड़ी फेमस बात है जो बचपन से पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और आपने वेव पढ़ लिया तो और मजबूती से कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ये जो प्रकाश है, ये जो लाइट है, ये बल्ब से निकला है, तो बल्ब का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगा। जब तक सोर्स नहीं बदलेगा तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। रिफ्रैक्शन दौरान फ्रीक्वेंसी अनचेंज। व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड, अरे सर सबसे मेन फिनोमिना है, स्पीड चेंज होती है तभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तभी तो अपने पास से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। व्हाट अबाउट वेवलेंथ? व्हाट अबाउट वेवलेंथ? सर ये भी चेंज होगा। फॉर्मूला होता है v बराबर एफ लैम्डा। हाँ, फ्रीक्वेंसी सेम मान लोगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर v कम तो लैम्डा भी कम। फ्रीक्वेंसी अगर स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ भी कम होगी। व्हाट अबाउट इंटेंसिटी? ये बताइए, व्हाट अबाउट इंटेंसिटी? अब तुक्का मारने से पहले इंटेंसिटी की बेसिक फील लाओ कि इंटेंसिटी होता क्या है। तुक्का क्यों मारूं, अलग गलत शब्द मुंह से निकले ही काहे को, पहले सोचो तो सही इंटेंसिटी होता क्या है। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब प्रैक्टिकली समझो, जो लाइट आएगी इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो होगी। सर ये एब्जॉर्प्शन ये नहीं समझ में आया। इस लोहे की बेंच को ले जाके धूप में रख दो, 1 घंटे और बैठ के देख लेना, फील आ जाएगा आपको कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन, सनलाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट हुई। हम केवल रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, केवल रिफ्रैक्शन। तो इसकी इंटेंसिटी आई डैश है, इसकी इंटेंसिटी आई है। तो सर मैं तो ये भी बोल सकता हूं पक्का पक्का ये कम हुई होगी। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी का पार्ट बाउंस बैक हो गया, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, कुछ एनर्जी आर पार हो गई। बोलो हाँ है क्या? तो व्हाट अबाउट इंटेंसिटी? पक्का पक्का इंटेंसिटी भी चेंज। व्हाट अबाउट कलर? कलर, अगर ये लाल रंग का प्रकाश आ रहा है तो पानी में देखने पर लाल दिखेगा या हरा दिखेगा? या पानी में देखूंगा ही नहीं, कुछ और देखूंगा? ये भी तो होता है। एक होता है, आपने एक बचपन में पढ़ते थे, एक होता है लुक, एक होता है सी। दोनों में अंतर होता है नहीं कैसे का, कि लुक एट दिस फिगर, है ना, है ना। मतलब फिगर मतलब डायग्राम, सही है, बहुत बढ़िया। इतना रे ऑप्टिक से मजा नहीं है आपको 1.5 घंटे में, है ना, देखो आप। तो कलर, कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सोर्स से जुड़ा हुआ होता है। मॉडर्न फिजिक्स में कॉपी देखना सर की, लेक्चर नंबर 2 या 3 में, जब सर ने स्पेक्ट्रम बनाया है, यहाँ वो गामा रे लिखा है, रेडियो वेव लिखा है, वहां लिखा है कलर। कलर किससे जुड़ा हुआ होता है? फ्रीक्वेंसी से। मॉड्यूल में सवाल है, एक लाल रंग का फोटोन, हरे रंग के फोटोन, याद करो। फोटोन का कलर किससे जुड़ा हुआ होता है? फ्रीक्वेंसी, ई बराबर एच न्यू। इसलिए कलर नो चेंज। कलर का किससे इफेक्ट होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का सवाल है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे यार वेवलेंथ बदल गई, अच्छा वेवलेंथ बदल गई तो कलर बदल जाएगा, अपने तो विबग्योर रटा हुआ है। पर वास्तव में कलर जुड़ा हुआ किससे है? फ्रीक्वेंसी से। लाल रंग का प्रकाश अगर हवा में है और वही प्रकाश आप पानी में जाके देखोगे तो अभी भी लाल रंग का ही दिखेगा। उसकी स्पीड बदल जाएगी, उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बदल जाएगी, पर जो कलर है वो नहीं बदलेगा। कलर किससे जुड़ा रहता है? फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है बात? लिख लें, फॉर्मूला याद रखें, v बराबर क्या होता है? एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी? सोर्स की। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। अभी डॉपलर में आएगा,
सर बताएंगे? प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ठीक है। तो कल इससे आगे बढ़ेंगे। आज मैंने आपको बोला ये 3 लेक्चर धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू, इसकी समझ देंगे, फिर चैप्टर पढ़ने मजा आए। हाँ भाई, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।